श्रोताओं, युवा वाणी कार्यक्रम में मैं दीक्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है गुरु शिष्य का संबंध। कहने को तो ये शब्द बहुत आसान है, लेकिन इसका मोल बहुत गहरा है। गुरु वह है जो जान परख कर शिष्य को शिक्षा देता है, और शिष्य वो है जो जान परख कर गुरु बनाता है। गुरु हमेशा से ही मनुष्य के मार्गदर्शक रहे हैं। गुरु मनुष्य के जीवन से अंधकार में अज्ञान को दूर करने का कार्य करते हैं। अज्ञानता दूर करके ज्ञान का प्रकाश देकर उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का काम गुरु ही करते हैं। तो श्रोताओं, गुरु शिष्य के संबंध को और गहराई से समझने के लिए आज हमारी आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में मौजूद है श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जो कि गार्जियन एंजल स्कूल के हिंदी शिक्षक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। सर, पहले हमें बताइए कि शिक्षक और गुरु और शिष्य क्या है, इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर देना चाहूँगा कि यदि सरल शब्दों में कहे तो गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो विद्या का दान देता है, और जो उस विद्या का दान को ग्रहण करता है उसे हम शिष्य कहते हैं। अर्थात गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो बिना किसी दबाव में या बिना किसी लालच में आके वो एक दान देता है, और शिक्षक वो है जो अपने गुरु पे विश्वास रख के कि गुरु हमें कुछ सिखा रहा है और वो उस दान को ग्रहण करता है। तो ये है गुरु और शिष्य की एक छोटी सी व्याख्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि गुरु जो शब्द है, जो कि बहुत बड़ा शब्द है हमारे जीवन में, गुरु का एक बहुत महत्व भी है। तो एक गुरु में क्या गुण होना चाहिए? मैम, गुरु में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि गुरु में करुणा होनी चाहिए, गुरु में सच बोलने की गुण होनी चाहिए जो वो अपने विद्या के माध्यम से अपने शिष्य को भी सिखाए, और उसमें होनी चाहिए कि सीखने और सिखाने की जो मानसिकता होती है। गुरु को कभी भेदभाव नहीं करने चाहिए किसी भी मायने में, या तो जाति धर्म या रंग रूप के आधार पे अपने शिष्यों में कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए एक गुरु को। और फिर गुरु में एक विकास की मानसिकता होनी चाहिए जो वो अपने शिष्य को सिखाए, जिससे उसके शिष्य जो है आगे चल के विकास की राह पे बढ़े। यही ना सोचे कि जो मुझे गुरु ने सिखाया है, जो जितना मुझे शिक्षण मिला है इतना ही काफ़ी है, मुझे इसके बाद और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मतलब विद्या की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए देखा जाए तो। जैसा आपने कहा सर कि सीखने और सिखाने की मानसिकता होनी चाहिए, तो इस सिखाने की मानसिकता का क्या मतलब है? मानसिकता से जैसे कि हम एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने एक शिष्यों को एक लकड़ी का पंछी बना के एक पेड़ पे रख दिया था, और अपने शिष्यों को कहा था कि उस पंछी के आँख को भेदना है। अर्थात गुरु उनको ये सिखा रहे थे कि यदि आपका लक्ष्य जो है, लक्ष्य को पाना है, यदि आपकी चिड़िया के आँख पे अगर तीर मारनी है तो उसको लक्ष्य बनाओ और उसको हासिल करने के लिए मेहनत करो और उसको पाके दिखाओ। तो एक गुरु में वो लगन होनी चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे अपने शिष्य को किस प्रकार से सिखाना है, और वो चीज़ को शिष्य किस तरह से सीखे। जी सर, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि हमारे जीवन में एक गुरु की क्या भूमिका होती है, और एक गुरु का होना क्यों ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन में एक गुरु हो? गुरु का बहुत आवश्यकता होता है जीवन में। गुरु का बहुत महत्व है अगर देखा जाए तो। जैसे कि आप देखते हैं, हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, और बिना प्रकाश के हम अंधकार में रहते हैं। जब हमें प्रकाश मिलता है, हम उस प्रकाश से ही जानते हैं कि हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है। अंधकार में हम नहीं चल पाते। उसी प्रकार गुरु हमें वो ज्ञान का प्रकाश देता है, और वो प्रकाश हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही वो काम आता है। और गुरु की बहुत आवश्यकता है जीवन में। जैसे कि गुरु का जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसका महारत जो उन्होंने हासिल की अपने पूरे जीवन में, वो उससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की एक सही दिशा मिलती है, और हम अपने जीवन में उसको लक्ष्य को पाते हैं।
तो इस हिसाब से गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के हम अपने मन से कुछ करते हैं तो कोई हमें ये बताने वाला नहीं होता है कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या यही सही है इसी को जारी रखना है, या यही गलत है इसको कब रोकना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए। तो गुरु का बहुत महत्व होता है मैम। यानी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता पहले गुरु हो सकते हैं। जी मैम, हाँ, एक किसी भी इंसान के जीवन में जो पहला गुरु होता है वो माता पिता होता है। जैसे किसी भी जो कहते हैं ना, बच्चे को जो जीवन दान देता है वो माता पिता देते हैं, और जीवन के कुछ काल तक वही उनका पहला गुरु रहते हैं, और बाद में जाके वो अपने गुरु चुनते हैं, शिष्य अपने गुरु को चुनते हैं और उनसे अपने विद्या का ग्रहण करते हैं। जी, विद्या ग्रहण। यानी सर, हम आपकी बातों से ये समझ रहे हैं कि गुरु का होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सही मार्गदर्शक देते हैं, यानी वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस पाथ पे हमें जाना चाहिए। जी मैम। और वो हमें ज्ञान भी देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह हमारे माता पिता भी हमारे शिक्षक ही कहलाएंगे। जी सर, हमें ये बताइए कि आपके अनुभव के हिसाब से, मतलब जैसा कि आज का विषय है गुरु शिष्य का संबंध, आपके अनुसार गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य में जो संबंध होने चाहिए मैम, सबसे पहले तो जो पहले नहीं थी अभी उसमें देखा जाने से मित्रता होनी चाहिए गुरु और शिष्य में। जैसे कि शिष्य जो है अपने गुरु को एक मित्र जैसा समझे, कि एक उसमें सम्मान भी होनी चाहिए। गुरु और शिष्य एक दूसरे का सम्मान भी करें, और शिष्य जो है अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करें। यानी एक लाइन होनी चाहिए मित्रता और सम्मान के बीच में। सम्मान के बीच में एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए, और जो गुरु हो वो अपने शिष्य के साथ में बहुत ही सरल तरीके से व्यवहार करे, बहुत ही कठोर ना हो, और उसको अपने ज्ञान का दान दे, इससे उसके जीवन में आगे बढ़ने की जो उसको रास्ता चाहिए वो उसको दिखा सकें। और शिष्य को भी गुरु के प्रति निष्ठा प्रकट करनी चाहिए कि ये गुरु से मुझे ये ज्ञान मिल रहा है तो मुझे इनका आदर सम्मान करना है। ऐसा ना कि मित्रता और वो सम्मान वाली लाइन के बाहर चले जाए, तो वो फिर सही नहीं भी कह सकते हैं उसको। सर, मित्रता के अलावा जैसे और सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सच्चाई, आपस में एक लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, लॉयल्टी होनी चाहिए, भक्ति वाला संबंध, भक्तिपूर्ण संबंध, उसमें आपकी क्या राय है? इससे ये कहना चाहूँगा कि शिष्य और गुरु के बीच में भक्ति भावना वाली वो एक दृष्टिकोण भी होनी चाहिए। जिस तरह से हम भगवान के प्रति प्रार्थना करके हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो शिष्य को भी इस प्रकार से अपने गुरु के सामने प्रकट होने चाहिए कि वो जो गुरु हैं जिसे हम देख सकते हैं, भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, पर गुरु को हम देख सकते हैं, उनसे कुछ मांग सकते हैं। शिष्य को वो भावना प्रकट करनी चाहिए और गुरु उनको जो है वो ज्ञान उनको प्रदान करे। ऐसे दोनों में एक रिश्ता, एक संबंध होना चाहिए। सर, जैसा कि हमने देखा कि आज के समय में और प्राचीन समय में, जो पहले का युग था, जो पहले का समय था, उसमें और अभी में गुरु शिष्य के संबंध में काफ़ी परिवर्तन आया है। आपको ये फ़र्क महसूस होता है? मुझे ये बताने में बहुत ही प्रसन्नता होगी कि ऐसे काफ़ी जो बोल रहे परिवर्तन ये बहुत आज आया हुआ है। जैसे कि पहले अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो गुरु शिष्य के उस समय का जो सिस्टम था या उस समय की जो व्यवस्था थी, कुछ ऐसा था कि गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता था और वो जो शिष्य है उस शिक्षा को ग्रहण करता था, और बाद में फिर जब ये शिष्य उस गुरु की जगह लेता था तो वो अपनी शिक्षा को अपने नए शिष्यों को देता था और वो ये गुरु बन जाते थे। किंतु बाद में फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया और वो जो विद्या है उसको एक किताब में लिखकर संजो के रखा गया, जो कि धीरे धीरे किताबों पे निर्भर हो गए। और फिर और कुछ हम परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पहले एक गुरु को पाना काफ़ी कठिन होता था। एक शिष्य को अपने गुरु को चुनने के लिए या उस गुरु को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, और उनको अपने गुरु के साथ गुरुकुल में बहुत ही सालों तक या बहुत ही वर्षों तक घर से दूर रहना पड़ता था, जहाँ पे उनको गुरु जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी उनको सिखा रहे हैं, वो उनको सीखना पड़ता था। वो अपने घर से नहीं मिल सकते थे। फिर उस समय में दंड मिलता था, जैसे कि यदि शिष्य ने कुछ गलती की या गुरु की अवज्ञा की या कुछ ऐसा हुआ तो उनको दंड भी दिया जाता था।
पहले हम देख सकते हैं, किंतु आज हम देख सकते हैं कि आज काफ़ी परिवर्तन है। तो जी, हम आपसे अगला प्रश्न यही पूछना चाहते थे कि जैसा आपने बताया कि पहले दंड देते थे, पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ लोग सालों साल अपने घर को छोड़कर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे जी। लेकिन अब ऐसा गुरुकुल मतलब अब ऐसे जगह गुरुकुल को ही स्कूल का नाम दे दिया गया है देखा जाए तो। जी। तो अब और पहले और अब में क्या परिवर्तन महसूस हुआ है? अब जैसे देखा जाए तो अब प्रॉपर स्कूल्स बना दिए गए हैं जिसमें बच्चे जो है घर से पढ़ने आते हैं फिर वापस घर को जाते हैं। स्कूल में जैसे कि ड्रेस कोड हम देख सकते हैं, पहले क्या था, कोई ड्रेस कोड नहीं था जी। या आपकी यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए या शू होनी चाहिए या शू के साथ उसके मैचिंग सॉक्स होनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं था। आज एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। उसके बाद में आजकल पढ़ाई में भी काफ़ी फ़र्क हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आजकल बच्चों को पढ़ाने का माध्यम केवल गुरु ही एक माध्यम नहीं है। आजकल स्मार्ट क्लास का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि उनको वीडियोग्राफी के माध्यम से किसी लेसन को या चैप्टर को समझाया जाता है। आजकल हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो AI है, AI जो जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका भी चलन आजकल कुछ देखने को मिल रहा है। और फिर एक स्कूल में प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन किया जाता है, जैसे कि उनका वॉशरूम्स वगैरह साफ़ सफाई होनी चाहिए बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। फिर स्कूल में डेकोरेशन किया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पेंटिंग अच्छी वॉल्स को पेंट किया जाता है जिससे बच्चों में वो पढ़ने की भावना प्रकट हो। तो सर जैसे इसे हम कह सकते हैं कि पहले समय और अब के समय में पहले भी साफ सफाई होती थी, अभी भी साफ सफाई होती है, लेकिन पहले ये जो स्कूल यूनिफॉर्म्स थे इन सब का प्रचलन नहीं था जी। अब कह सकते हैं कि इन सब की वजह से शिक्षा महंगी हो गई है। जी हाँ, ये मैं ज़रूर इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। क्या हुआ कि पहले जो था विद्या एक आध्यात्मिक कार्य था, वो कोई पैसे देकर शिक्षा खरीद लें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। किंतु आज आप देखें तो विद्या एक तरह से व्यावसायिक कार्य बन चुका है, एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस है। लेकिन विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं कि शुल्क देकर विद्या प्राप्त करते हैं। पहले गुरु दक्षिणा दिया जाता था, वो भी विद्या के खत्म होने के बाद में, विद्या ग्रहण करने के बाद में जो शिक्षक थे उनके, वो उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगते थे और जो शिष्य हैं वो उनको गुरु दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करते थे। किंतु आज के चलन में आप देखेंगे तो ये सब शुल्क पर आधारित है। और पहले जो थी विश्वास होता था एक गुरु और शिष्य के बीच में, जो कि कभी टूटता नहीं था किसी भी माध्यम से। किंतु आज आप देखें तो गुरु पे उनके विद्यार्थी का या शिष्य का जो है विश्वास में थोड़ी सी कमी होती है। और देखा जाए तो आज का जो शिष्य है गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखते हैं। परमेश्वर अर्थात पहले जो एक गुरु को भगवान की उपाधि दी जाती थी, आज भी है ऐसा, आज भी गुरु की कम हो गया है, पहले से काफी कम हो गया है। पहले गुरु कम हुआ करते थे, इसका कारण भी ये है कि पहले गुरु भी कम थे, अब गुरु भी ज्यादा हो गए हैं। पहले क्या थे कि गुरु को एक ईश्वर के बराबर के रूप में देखा जाता था और पहले गुरु की कमी थी, मतलब एक शिष्य को अपने गुरु को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। किंतु आज आप देखें तो गुरु हर जगह आपको मिलेंगे। जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को ईजिली पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। और जो है केवल ये सब एक व्यावसायिक रूप में है। किंतु आज का जो है, आज एक ये अच्छाई हम देख सकते हैं कि पहले जो शिष्य को हम ये चीज़ सिखाते थे, उनको ये मार के हो, पीट के हो या उनको दंड दे के हो, आज आप देखेंगे तो स्कूल्स में जो स्टिक्स होते हैं, डंडे होते हैं, पहले मोटे मोटे डंडे स्कूल्स में जाते थे, आजकल एक छोटा सा पतला सा डंडा का उपयोग होता है केवल दिखाने मात्र के आधार पे, कि जिससे बच्चे थोड़ा सा डर सके, क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। किंतु उसका उपयोग कम है, ऐसा नहीं है कि उससे उनको हाथ मारा जाता हो। पहले क्या थे कि उनको हाथ फूलने तक भी ऐसा मारा जाता था, किंतु आजकल ये चीज़ें नहीं होती है। पहले काफ़ी सख्त हुआ करता था शिक्षा, जब वो ग्रहण करने के लिए जाते थे शिष्य, तो उनके साथ काफ़ी सख्ती बरतते थे। अब थोड़ा शिष्य को फ्री कर दिया गया है, वो अपनी इच्छा अनुसार वो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। जी, और आजकल के हम बच्चों में अगर देखें तो आजकल के शिष्यों में यदि देखें स्टूडेंट्स में, तो कम उम्र में कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ही महान कार्य को भी अंजाम दे देते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली
हम शिष्य को आजकल खोज लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ में भी आते हैं हर महीने, या देखिए तो साल में 10-20 न्यूज़ ऐसे ही मिल जाते हैं कि 10 साल की उम्र में एक बच्चे ने ये कारनामा कर दिखाया, 12 साल में ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। तो जी जी। इस हिसाब से आजकल के जो बच्चे हैं, थोड़े सख्ती कम होने के कारण या थोड़े डर कम होने के कारण वो अपने जीवन को थोड़ा सा कहीं और विकास के क्षेत्र में सोचते हैं या उस पर थोड़ा मेहनत डालते हैं। सर, इन सब की बातों में हम आगे भी अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शिक्षक बनने का ख्याल आपको कब आया? मेरे बारे में जो पूछा है, मैं ये इसका उत्तर आपको देना चाहूँगा। शिक्षक बनने का ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि इस प्रोफेशन से या इस नौकरी से मेरा पुराना नाता है। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 6 में जब पढ़ता था, मतलब मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था देखा जाए तो। और जब मैं क्लास 6 में पहुंचा, मतलब जब मैं क्लास 5 को पास आउट करके 6 में पहुंचा, तो उसमें मेरे परसेंटेजेस बहुत अच्छे थे। सभी लोगों में काफ़ी मेरी प्रचलन बढ़ा थोड़ा। और क्लास 5 तक मैं थोड़ा बहुत ही बच्चा था, और 6 में जब मैं थोड़ा समझदार जैसा बिहेव करने लगा, तो मेरे पापा को उनके फ्रेंड्स ने या पड़ोसी वालों ने उनको मतलब कहा कि आप अपने बच्चे से क्यों नहीं कहते हमारे बच्चे को थोड़ा ट्यूशन दे दे। तो पहले तो मुझे लगा कि क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, नहीं कर सकता मैं। लेकिन जब उन सब ने विश्वास दिखाया कि नहीं सुनील आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। अभी सर एक दौर था जब आप सीनियर होते थे तो आपसे कहा जाता था, मतलब वो हम लोग भी थे जब, तो ऐसा मैंने भी सुना था कि जो सीनियर हैं उनको जूनियर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाता था। हाँ जी जी, ऐसा एक होता था। जैसे आप अपने कॉलोनी में सबसे बड़े हैं तो आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे बिहेव करना पड़ता था, अपने छोटों को ज्ञान दे दे, तो ये एक अच्छाई में गिने जाता था। तो वो सभी लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स मुझे दिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट दिए जो कि मेरे लिए एक चैलेंज था। मतलब कि मैंने क्लास 6 में पहुंचा और मुझे क्लास 5 के बच्चे मिले, और वो भी कब, जब उस समय क्लास 5 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे फॉर सैनिक स्कूल्स और ये नवोदय विद्यालय के लिए। तो उन बच्चों का मतलब कहीं और ट्यूशन जाना नहीं होता था। उन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा विश्वास दिखाया कि शायद सुनील सर मुझे पढ़ा के मैथ्स में हो या साइंस में हो या जो भी सब्जेक्ट्स उनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए ज़रूरी है उसमें ज़रूर पास करा देंगे। और मैंने भी इसको बहुत एक मेहनत के रूप में चैलेंज के तौर पे लिया, और मैंने इसमें मतलब महारत हासिल की। मैंने टारगेट लिया था कि इनको ज़रूर वो एंट्रेंस टेस्ट पास कराना है, और मैंने उस उम्र में मैंने उन बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट पास कराया, और उस उम्र में मैंने उनको सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल तक पहुंचाया। तो इससे क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए और मेरी थोड़ी सी प्रसिद्धि भी बढ़ी। उसके बाद मैं चाह के भी इस प्रोफेशन को छोड़ नहीं पाया, फिर मेरे साथ और बच्चे जुड़ते गए, तो मैं धीरे धीरे उस उम्र से मतलब एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ही था। तो मैं 9 गया, 10 गया, 12 गया, मैं इस कार्य को भले एक स्टूडेंट को पढ़ाऊँ या 2 को पढ़ाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ाता था और मैं जुड़ा हुआ रहता था इस प्रोफेशन से। और आज के समय में जब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कहीं किसी दूसरी फील्ड में ट्राई करने से अच्छा एक बार अपने पुराने फील्ड में ही थोड़ा ट्राई करना चाहिए, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में। तो मैंने स्कूल्स में ट्राई किया, और उन्होंने, यदि मैं कहूँ तो बिना डेमो क्लास के ही मुझे अप्रूव किया। ये तो जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपके अंदर वो शिष्य और गुरु शिष्य का जो एक गुण होता है, गुरु का जो गुण है वो आपके अंदर बेहद नज़र आ रहा है। और सर, कार्यक्रम क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, तो हम आपसे आगे का प्रश्न जानना चाहते हैं कि आज के स्कूलों में, आज के विद्यालयों में गुरु शिष्य को कैसा सकारात्मक माहौल रखना चाहिए जिससे सकारात्मकता फैले, पॉजिटिविटी हो। जी, आजकल ऐसा होना चाहिए कि मेरे ख्याल से एक गुरु को अपने शिष्य के साथ में थोड़ी सी मित्रता के तौर पे ही बिहेव करनी चाहिए, और उसके बाद स्कूल में सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पे ही लोगों को रहना अच्छा लगता है। जी, और जी, वहाँ पे मन भी साफ रहे और तन भी साफ रहे। जी, और प्रॉपर आजकल आप देखेंगे स्कूल के आसपास के जो एरिया होता है अराउंड 500 मीटर या 1 किलोमीटर अंडर के जो रेडियस होते हैं, वहाँ पे शोर शराबा अलाउड नहीं रहता है। जो आवाज़ें भी होती हैं उनके कुछ डेसिबल्स निर्धारित किए गए हैं कि इसके ऊपर साउंड नहीं आना चाहिए। जी जी। उसके ऊपर उन एरियाज़ में गाड़ियों के हॉर्न पे प्रतिबंध लगाया गया है, और वो जारी किया जाना चाहिए कि वो शोर ना हो। उसके बाद में वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं कि कोई वाहन तेज़ी से आके
किसी बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो ऐसा कुछ ये सब हम मेंटेन कर सकते हैं और एक शिष्य को अच्छा माहौल दे सकते हैं कुछ सीखने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि अब समय हो चला है, हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश केवल इतना ही देना चाहूँगा कि आजकल जो है टीचिंग प्रोफेशन को लोग एक ऑप्शन के तौर पे लेते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचिंग प्रोफेशन को कोई ऑप्शन के तौर पे ना ले। यदि इस प्रोफेशन को लेते हैं तो इसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं और एक यदि आपके शिक्षण से कोई 1 या 2 शिष्य भी जीवन में कुछ हासिल कर लेता तो ये आपके लिए गर्व का पल महसूस आपको करने लायक होगा। तो इस प्रोफेशन के प्रति काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और इसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए और अपने शिष्य में कभी भेदभाव ना करते हुए उसे बहुत ही अच्छा शिक्षा देना चाहिए। कहने को तो सर शिक्षक तो बहुत है, लेकिन आजकल गुरु कम हो गए हैं। जी। जैसे कि हम जानते हैं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे, जो कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में आगे चल के वो प्रेसिडेंट बने और मतलब राष्ट्रपति की पद पे थे वो, और वो अपने स्टूडेंट्स से ऐसा व्यवहार करते थे। या आपको हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि यदि क्लास में कोई बेस्ट माइंड्स अगर मुझे मिल सकता है तो मुझे बैक बेंचेस पे ट्राई करना चाहिए। तो उनका नज़र, उनसे ये हमें पता चलता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सिर्फ फ्रंट बेंच या कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस सभी स्टूडेंट्स पे होना चाहिए, या वो बैक बेंचर से या कहाँ पे है। हमें देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या सकारात्मक चीज़ें हैं और उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस भावना से ज्ञान प्रकट कर सकते। कहने को तो हमारे पास बहुत सारे गुरु हैं, जैसे आपने बताया श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, APJ अब्दुल कलाम जी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। तो श्रोताओ, आज हमारे बीच थे श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, हिंदी शिक्षक, जिन्होंने हमें आज ज्ञान से भर दिया, हमारा पिटारा ज्ञान से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे कार्यक्रम में और लुत्फ उठाइए हिंदी देशभक्ति गीत का। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी
संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद। इसी के साथ ही हमारा आज का युवा वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब मुझे यानी आपकी रेडियो साथी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।